हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम हिस्ट्री में वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। जिसको भी अभी तक हिस्ट्री का प्लेलिस्ट नहीं मिला है, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हिस्ट्री का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि इससे पिछला जितना भी हम क्लास करवाए हैं 5 या 6 क्लास आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर सभी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री के क्लास को। वैदिक काल को समझते हैं हम लोग। वैदिक काल शुरुआत कब हुआ था और वैदिक काल के बारे में क्या थे, राजा कैसे होते थे और क्या क्या इसकी खोज थी, ये सब के बारे में देखते हैं। तो वैदिक काल के जो लोग थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। यदि आप यहाँ पर मैप का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि मध्य एशिया कहाँ होता है। ये जो इधर वाला देश है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान हो गया, काजिकिस्तान हो गया, इसमें 5 देश आते हैं मध्य एशिया में। यहाँ के ही देश को मध्य एशिया कहते हैं। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पर और देश हैं जैसे कि ताजिकिस्तान हो गया और एक देश है किर्गिस्तान हो गया। तो ये सभी देश मध्य एशिया में आते हैं। यहीं से आर्य लोग आए हुए थे और कहाँ पर बसे थे, इंडिया के जो है ये वाला पार्ट, इंडिया का लगभग ऊपर वाला पार्ट पंजाब के तरफ क्षेत्र में एक सप्त सैंधव प्रदेश उस समय पड़ता था, वहीं पर ये बसे हुए थे। तो ये लोग जो मध्य एशिया से आए हुए थे और वहाँ पर बसे हुए थे, और ये लोग अपने आप को क्या कहते थे, आर्य। अपने आप को क्या बोलते थे, ये आर्य। इसकी भाषा संस्कृत थी और देवताओं की भाषा भी क्या होती है, संस्कृत। आप लोग देखे होंगे कभी का जो पूजा पाठ होता है या फिर ब्राह्मण कोई भी वेद पढ़ाते हैं, मंत्र पढ़ाते हैं तो संस्कृत भाषा में बोलते हैं, क्योंकि देवता कौन सी भाषा समझते हैं, संस्कृत भाषा। इसे आप याद रख सकते हैं। तो वैदिक काल की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। और जो कि यहाँ के लोग थे, भारत के लोग थे, ये लोग भारत के लोग को दस्यु समझते थे। दस्यु मतलब दास, मतलब कि जिसको संस्कृत नहीं आती है और वो भारत के लोग हैं तो उसको दास समझते थे। ये बोलते थे कि आप भी मेरे आर्य में शामिल हो जाइए तो आपको भी हम आर्य बोलेंगे, लेकिन जो शामिल नहीं होता था उसे दस्यु बोलते थे। तो एक क्वेश्चन ये अच्छा आता है कि भारत के लोगों को आर्य क्या समझते थे, तो दस्यु। आर्यों का जो प्रारंभिक निवास था आपको बता दिया, सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा क्षेत्र में विस्तार था। आगे देखते हैं उत्तर भारत का आर्यीकरण। उत्तर भारत का आर्यीकरण बोले तो यहाँ जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पहले था इंडिया में, और यदि उत्तर भारत में आए तो बिहार हो गया और बहुत सारा जगह, इधर बिहार उत्तर प्रदेश की जगह। तो हम बिहार का एग्जांपल लेकर चलेंगे क्योंकि एक घटना घटी थी बिहार में। यहाँ पर उत्तर भारत का आर्यीकरण करने जब इसका राजा विदय का पुरोहित गौतम राहुगर था, जब वहाँ से चला था तो इसने एक हाथ में दिया लिया था और हाथ में दिया लेके ये प्रण किया था कि जहाँ ये दिया बुझ जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो वहीं पर से उसका भूमि अशुद्ध है। भारत की भूमि क्या है, अशुद्ध है। तो ये दिया लेकर वहाँ से चल दिया। जैसे ही पटना पार कर रहा था तो पटना में आप जानते होंगे कि गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। तो जब गंगा नदी पार कर रहा था तो गंगा पार करते समय इसका दिया बुझ गया और इसने बोला गौतम राहुगर ने कि पटना की जो भूमि है वो अछूतों की भूमि है। तो इसीलिए आप लोग अभी भी देखे होंगे कि यदि देवघर कोई जाता है जल चढ़ाने के लिए, गंगा जल चढ़ाने के लिए, तो वो सुल्तानगंज से पानी भरता है। बिहार में ही एक जगह पड़ता है सुल्तानगंज, वहीं से पानी भरा जाता है, जल भरा जाता है। पटना से क्यों नहीं जल भरा जाता है, क्योंकि गौतम राहुगर ने बोल दिया कि वह क्या है, अछूतों की भूमि है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था, अगस्त्य ऋषि ने, और उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था, गौतम राहुगर ने, जो राजा विदय के पुरोहित थे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसकी प्रशासनिक इकाई जो थी, जैसे कि अभी के प्रशासनिक इकाई क्या होती है, हम लोग के भी मुखिया होते हैं गांव में, वार्ड मेंबर होते हैं, पंचायत समिति, बहुत सारे के होते हैं। उस समय की जो प्रशासनिक इकाई थी, तो सबसे पहले जो प्रशासनिक इकाई थी सबसे ऊपर में वो था राष्ट्र। राष्ट्र अभी हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि भारत है, फिर राज्य है, तो उस समय उस क्या होते थे, सबसे बड़े राष्ट्र, उसके बाद जन, उसके बाद विश्व, उसके बाद ग्राम और उसके बाद कुल। नीचे से यदि ऊपर देखें तो पहले आ जाएगा कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो ये थी उसकी प्रशासनिक इकाई। आप इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। सबसे छोटी इकाई गांव, जिसके मुखिया ग्रामिक होते थे। सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव थी, और जिसके मुखिया क्या होते थे, ग्रामिक। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक राजा होते थे। जन मतलब जनता, और इसके मालिक कौन होते थे, राजा होते थे।
इसका जो जीवन का मुख्य आधार था तो ये था कृषि और पशुपालन। ये लोग एक ग्रामीण सभ्यता, एक क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय या ग्रामीण। तो एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट ही है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण में देखे होंगे आप लोग किस पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं और पशुपालन पर, गाय भैंस ये सब पालते हैं। तो ये भी किस पर निर्भर थे, कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। तो इसका मुख्य आधार क्या था, कृषि और पशुपालन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, क्योंकि जो राजा होते तो उसका काम क्या था, तो राजा का काम था किसी का गाय खो जाने पर उसको खोजना। किसी का यदि गाय खो गया है तो उसको खोजने की जिम्मेदारी किसके पास थी, राजा के पास थी। तो इसी चीज़ को गविष्टि बोला गया, इसकी चीज़ को क्या बोला गया, गविष्टि। तो ध्यान रखिएगा आप, किसी का गाय खो जाने पर यदि उसको राजा खोज रहा है तो इसे गविष्टि। और ये कब खोजता था, वैदिक काल में खोजता था। और गौ हत्या, देखिए यहाँ पर गौ को मतलब गाय को देवता के समान पूजा जाता था। तो गाय का बहुत इम्पोर्टेंस हो गया यहाँ पर। और यदि कि कोई गौ हत्या किया है तो उसका सज़ा जो थी वो मृत्युदंड थी। ध्यान रखना है आपको, गौ हत्या की सज़ा क्या थी, मृत्युदंड वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशराज युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जब हम पढ़ाए होंगे आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल, वहाँ पर भी दशराज युद्ध के बारे में हम चर्चा किए थे। तो दशराज युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जो कि पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, सुदास एवं 10 राजाओं के बीच, जिसमें कि विजय हुआ था सुदास। 10 राजा को हरा कर विजयी कौन हो गया था, दशराज हो गया था, सॉरी सुदास हो गया था। तो यहाँ पर दशराज और जो सुदास के बीच जो युद्ध हुआ था, ये कौन सा युद्ध था, ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा गया था। अब इसको आगे देख लेते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, हम पहले ही देख चुके थे। वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। तो इसको भी हम 2 भागों में जब बांटे तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये अलग हो गया, 1000 से 600 ईसा पूर्व ये अलग हो गया। 15 से 1000 ईसा पूर्व था, इसको ऋग वैदिक काल बोला गया और इसको उत्तर वैदिक काल बोला गया। ध्यान में रखिएगा, पहले को ऋग वैदिक काल और इसको उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह ऋग वैदिक होगा। तो यह 1500 से यदि 1000 जा रहे हैं तो कौन सा काल होगा, ऋग वैदिक काल। और 1000 से यदि 600 जा रहे हैं तो उसे उत्तर वैदिक काल बोलेंगे। दोनों में कुछ अलग थी और कुछ समानताएं भी थी, देखेंगे आगे। वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था, ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब धन या कोई भी संपत्ति पिता से किसको मिलेगा, पुत्र को मिलेगा। अभी के समाज भी कैसा है, पितृसत्तात्मक है। लेकिन सिंधु सभ्यता का समाज था मातृसत्तात्मक, ध्यान रखना है आपको। स्त्री के लिए शिक्षा का प्रचलन था, महिलाएं यज्ञ कर सकती थी, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोम रस। मुख्य पेय पदार्थ सोम रस। अभी का मुख्य पेय पदार्थ मान लें स्प्राइट, मजा। उस समय का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोम रस। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला अमाजू कहलाती थी। जो जीवन भर अविवाहित रह जाती थी उसको क्या बोलते थे, अमाजू। तो ये वैदिक काल का कुछ समाज। यहाँ पर जो जाति था 4 भागों में बांटा गया था। जाति कितने भागों में था, 4 भागों में। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से हम देख लेते हैं आगे पीडीएफ में है कि नहीं, नहीं तो हम यहीं बता देंगे आपको। चलिए बता देते हैं। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में 2 चीज़ था। जाति जो होते थे 4 जाति, तो ये चारों जाति का यदि काम देखें तो ब्राह्मण का काम क्या होता है, ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, पूजा पाठ कराना। क्षत्रिय का काम क्या होता है, क्षत्रिय का काम होता है कि रक्षा करना। वैश्य का काम होता है व्यापार करना और शूद्र का काम होता है सेवा करना। तो ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण किया जाता था उसके काम के आधार पर। यदि कोई भी जाति हो लेकिन वो पढ़ाने लगे तो वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। यदि कोई भी जाति हो वो व्यापार करने लगे तो वो वैश्य कहलाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ उत्तर वैदिक काल में आ गया, तो उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा कि पिता ब्राह्मण है तो पुत्र भी क्या होगा, ब्राह्मण होगा। पिता क्षत्रिय है तो पुत्र भी क्षत्रिय होगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था। तो ये दोनों चीज़ आपको अच्छा से क्लियर रखना है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में मेन यही डिफरेंट है कि कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण ऋग वैदिक काल में किया जाता था और वंश के आधार पर जाति का निर्धारण उत्तर वैदिक काल में किया जाता था। आगे यदि बढ़े तो सबसे बड़ा पद राजा का होता था जिसे जनता चुनती थी। सबसे बड़ा पद राजा का होता था जिसे जनता चुनती थी, मतलब उस समय भी लोकतंत्र था। आगे बढ़ते हैं।
पंचायत कितने प्रकार के होते थे? पंचायत 3 प्रकार के होते थे, सभा, समिति और विधव। सभा, समिति और विधव। सभा साधारण लोगों के लिए था, मतलब कोई भी घटना लेकर गया तो वो साधारण लोग के लिए होगा। समिति उच्च लोगों के लिए था, मतलब मैन होते हैं ना कि गांव में अलग कोई ना कोई मैन होते हैं, हर गांव में कुछ न कुछ प्रमुख लोग होते ही हैं, तो उसके लिए समिति थी। और विधव सभी के लिए, कोई भी इस विधव पंचायत में जा सकता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे यज्ञ के बारे में है। यज्ञ 3 प्रकार के होते थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजश्रेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजश्रेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के लिए ही किया जाता था। इसमें अश्व को छोड़ दिया जाता था। आप रामायण का यदि लव कुश कांड देखे हुए तो लव कुश कांड में यही है अश्वमेध यज्ञ। राम जी घोड़ा छोड़ते हैं और लव कुश उसको पकड़ लेते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन के लिए उसमें एक चुनौती लिख दिया जाता है कि जो भी इस घोड़ा को पकड़ेगा उसको उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो यही था अश्वमेध यज्ञ। वाजपेय यज्ञ से भी शक्ति प्रदर्शन। और तीसरा होता था राजश्रेय यज्ञ, जिसमें कि शपथ ग्रहण करना होता था राजा को। ये 3 तरीका का यज्ञ होता था। देवता जो प्रमुख थे, पहला देवता थे इंद्र, जो प्रमुख देवता थे, जो कि वर्षा के देवता थे इंद्र। और बहुत सारे देवता थे, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत, रौद्र और बहुत सारे के देवता। ये सब पूछे जाते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट देवता में से है। तो इसमें एक प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, जो कि वर्षा के देवता थे। आग का देवता अग्नि, जिसकी चर्चा 200 बार है, और इंद्र की चर्चा 250 बार है। वायु का देवता वरुण, जंगल के देवता सोम, तूफान के देवता मारुत और क्रोध के देवता रुद्र। तो ये सबको याद रखने आपको, आप नोट्स इसका बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नदी कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के नदी उस समय सब संध्या प्रदेश में होते थे। अभी का जो झेलम नदी है, ब्यास नदी है, चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु, गंडक, सरस्वती, इस सब का नाम अलग होता था। नदी वही थी, नाम अलग होता था। तो झेलम नदी का नाम होता था विस्तता, व्यास नदी का विपाशा, चेनाब का अस्किनी, सतलज का शत्रुदी, रावी का परुशनी, सिंधु का सिंध, गंडक का सदानीरा और सरस्वती का घग्गर। ये सब आपको रटकर याद कर ही लेना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। यहाँ पर झेलम को विस्तता बोलते थे, ब्यास को विपाशा बोलते थे, चेनाब को अस्किनी बोलते थे, सतलज को शत्रुदी बोलते हैं, रावी को परुशनी, सिंधु को सिंध, ये तो याद हो गया होगा, गंडक सदानीरा ये भी याद हो जाता है आराम से, सरस्वती घग्गर। जिसमें महारा टिक लगाए हैं ये और इम्पोर्टेंट है, इस सब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं। झेलम विस्तता हो गया, ब्यास विपाशा हो गया, सिंधु सिंध, गंडक सदानीरा। तो सभी नदी को आप देख लिए होंगे। अब देखते हैं आगे दर्शन कितने प्रकार के होते थे? 6 प्रकार के होते थे। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। सभी के अलग अलग मुनि होते थे। न्याय दर्शन के मुनि कौन थे? गौतम। सांख्य दर्शन का कपिल, योग दर्शन का पतंजलि, वैशेषिक का कनाड, उत्तर मीमांसा का वादनारायण और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। इस दोनों को आपको कंठस्थ कर लेना है। सांख्य दर्शन के जो मुनि होते थे वो कपिल है, और योग दर्शन के पतंजलि। अभी भी योग दर्शन जो चलाते हैं रामदेव बाबा, तो पतंजलि का ही चलाते हैं। तो योग दर्शन के मुनि पतंजलि और सांख्य दर्शन के कपिल, ये दोनों को आपको कंठस्थ ही कर लेना है। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, तो उसमें बहुत सारे उसके उपदेश हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदभांड के बारे में देखते हैं। मृदभांड कितने प्रकार के होते थे उस समय? वैदिक काल में 4 प्रकार के, धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड और मिश्रित मृदभांड। धूसर मृदभांड धूसर टाइप का था, मिट्टी टाइप का था। काला मृदभांड काला था, लाल मृदभांड लाल था, और मिश्रित मृदभांड मतलब बहुत तरह के कलर को, रंग को उसमें मिला के मिश्रित मृदभांड बनाया गया था। सर्वाधिक प्रचलन कौन सा था? धूसर मृदभांड। ज़्यादा उपयोग होता था चित्रित धूसर मृदभांड। धूसर मृदभांड को क्या बोलेंगे? चित्रित धूसर मृदभांड। मिश्रित मृदभांड लाल और काला दोनों का मिश्रण था। अलग अलग प्रकार का मृदभांड भी यूज होता था उस समय, तो लाल और काला दोनों का मिश्रण कर दिया था। कौन कौन से साहित्य होते थे? ये सब साहित्य हम आपको पढ़ा चुके हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब खोज वैदिक काल का ही था। वेदों से ही हमें आर्यों की रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल का सबसे प्रसिद्ध रचना था उपनिषद और 2 महाकाव्य। और महाकाव्य में कौन कौन सा था? रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम
जैसा ही था। और ग्रामीण सभ्यता में जो कुछ बातें थी, जैसे टैक्स को उस समय बाली बोला जाता था, कर जो लिया जाता था उसको बाली बोला जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, उसमें सिक्का नहीं होते थे। उस समय कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। सिक्का होते थे लेकिन उसका उतना यूज नहीं होता था। इंद्र को उस समय प्रजापति बोला जाता था। इसके पहले ही हम बताए थे, इंद्र क्या थे? प्रमुख देवता थे, तो इसको उस समय दूसरे नाम से बोला जाता था और वो नाम था प्रजापति। गोत्र नामक संस्था का जन्म, पक्की ईंटों का प्रयोग, ये सब उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और अंत में क्या हुआ? 600 ईसा पूर्व आते आते लोहे का खोज हो गया। 600 ईसा पूर्व आते आते लोहे का खोज हो गया। आप लोग अभी अपने जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ से भी चारों तरफ यदि देखेंगे तो अधिकतर आपको लोहे के सामान ही दिखेंगे। मतलब लोहे का जैसे ही खोज हुआ तो बहुत सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री आने लगे, बहुत सारे चीज़ का नगरीकरण होने लगा। और ग्रामीण सभ्यता से चीज़ किस में बदलने लगा? नगरीय सभ्यता में बदलने लगा। एक चीज़ यहाँ है, लोहे का खोज कहाँ हुआ था? अतिरंजी खेरी। अतिरंजी खेरी उत्तर प्रदेश में ही है। अतिरंजी खेरी, यहाँ पर लोहे का खोज हुआ था। और धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यताएं जो थी वो नगरीय सभ्यता में बदलने लगी। और ये जो वैदिक काल थे इसका अंत होकर जनपद में बदलने लगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे 16 जनपद जो थे। इसके ही आगे क्लास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो बने रहिए अपनो एजुकेशन चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए अपनो एजुकेशन चैनल, जिससे आगे का वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।